बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि शुगर मिल्स का क्रशिंग सीजन शुरू होने में 3 माह से ज्यादा का वक्त लगेगा। मुल्क में चीनी के बहरान में शिद्दत आ गई। मुल्क की शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी है। फी किलो चीनी 100 रुपए में बिकने लगी। चेयरमैन शुगर डीलर एसोसिएशन असलम भली ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू होने में 3 माह से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन मुल्क में चीनी के बहरान में शिद्दत आ गई है। मुल्क की शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है। फी किलो चीनी 100 रुपए में बिकने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। शहराज भट्ट बताएगा, चीनी का बहरान कहां तक जाएगा। शहराज भट्ट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू होने में 3 माह से ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन मुल्क में चीनी के बहरान में शिद्दत आ गई है। मुल्क की शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है, जबकि फी किलो चीनी 100 रुपए में बिकने लगी है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मजीद आपको ये बताएं कि अदालती हुक्मनामा भी सामने आया कि चीनी की कीमतों को 70 रुपए पर यकीनी बनाया जाए। इंतजामिया की जानिब से कोशिशें भी की गई, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। इस मौके पर चेयरमैन शुगर डीलर्स एसोसिएशन असलम भली ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इस इजाफे को कौन रोकेगा, क्योंकि अदालती हुक्मनामा भी सामने आया, उसके बाद इंतजामिया ने कोशिश भी की तो 70 रुपए पर यकीनी नहीं बनाया जा सका रेट को, और अब 100 रुपए तक ये चीनी का रेट है और मजीद भी इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। शुगर मिल्स का क्रशिंग सीजन की अगर बात की जाए तो अभी क्रशिंग सीजन जो है उसमें 3 माह से ज्यादा का वक्त लगेगा शुरू होने में। मुल्क में चीनी के बहरान में शिद्दत आ चुकी है। मुल्क की शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है। फी किलो चीनी की कीमत की अगर बात की जाए तो अभी फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए में बिकने लगी फी किलो चीनी, और कहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर यह 100 रुपए से भी जायद की कीमत पर बिक रही है। चेयरमैन शुगर डीलर एसोसिएशन असलम भली ने कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर कर दिया है। चीनी बहरान से आपको आगाह कर रहे हैं, शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू होने में 3 माह से ज्यादा का वक्त लगेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शहराज भट्ट बताएगा, चीनी का बहरान कहां तक जाएगा। चीनी की किल्लत इस वक्त मुल्क भर की तरह फैसलाबाद और पंजाब में कहां तक जाएगी, चीनी की कीमतें कहां जाकर ब्रेक लगेगी, और इसके साथ साथ हमारी तलब कितनी है, सप्लाई कितनी हो रही है, इस वक्त मिलों में चीनी कितनी मौजूद है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त असलम भली साहब मौजूद हैं, जो कि पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भली साहब, खबरें मिल रही हैं कि अब हमारे पास स्टॉक बहुत कम है, जबकि हमारी डिमांड, हमारी तलब बहुत ज़्यादा है। कितना फ़र्क है डिमांड और सप्लाई के दरमियान में, और इस फ़र्क की बिना पर चीनी की कीमतें क्या बढ़ने का वाकई आने वाले दिनों में खदशा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है जी भट्ट साहब, 50 लाख बोरी हम तकरीबन जो है ना 1 महीने की खाते हैं। अभी 4 महीने सीज़न में पड़े हैं, तकरीबन नवंबर एंड पे मिलें चलेंगी। पिछले साल दिसंबर स्टार्ट में चली थी। 4 महीने के लिए हमें 2 करोड़ बोरी चाहिए, और जो लेटेस्ट फिगर आए हैं 3 तारीख के, उसके मुताबिक 1 करोड़ 44 लाख बोरी हमारे पास स्टॉक में है पूरे पाकिस्तान में। और ये शॉर्टफॉल हो गया तकरीबन 50-60 लाख बोरी के करीब। ऊपर से ये है कि अगले आने वाले दिनों में मुहर्रम आ रहे हैं, 14 अगस्त आ रही है, और ये इवेंट्स इस किस्म के आ रहे हैं जिसमें चीनी की लागत भी बढ़ती है। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये 50 से 60 लाख बोरी हमारे पास कम है, और इसको मंगवाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों में सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि टीसीपी 30 लाख बोरी मंगवाएगी बाहर से। अब टीसी का जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है कि उसको तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाने हैं आते आते, और इस दौरान में हो सकता है चीनी की कीमतों में और 20 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मसला है। हमारे पास अगर चीनी नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि जब 100 रुपये तो अभी भी मार्केट में फरोख्त की जा रही है। सर जी, वो इस वक्त के हिसाब से जो मिलों का एक्समिल रेट है वो 90 रुपये है, उसके हिसाब से 95 रुपये होना चाहिए बाजार में। अगर 95 की बजाय कोई 100 कर रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है। मगर आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये 100 से एक्सेस हो जाएगी, 100 क्रॉस कर जाएगी इसकी रेट जो है रिटेल में, क्योंकि एक्समिल रेट भी मुझे खदशा है कि 100 रुपया हो जाएगा। अगर एक्समिल 100 हो जाता है तो अंडरस्टूड 105-110 रुपये हो जाएगा। और इसका एक ही हल है, वाहद हल ये है कि आप फौरी तौर पे इसको इंपोर्ट करें, और ड्यूटीज़ ख़त्म करके इंपोर्ट करें ताकि वारा बन जाए। अभी बाहर से जो पड़ता है या जो हमारे पड़ेगी वो 85 से 90 रुपए के दरमियान हमें आके पड़ेगी, और आएगी भी 1.5 महीने के बाद। और ऊपर से ये है कि इनको सरकारी सतह पे टीसीपी अगर मंगवा रही है
तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसको फौरी तौर पर इजाज़त देनी चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर भी जो है ना इसको 20-30 लाख बोरी को मंगवा ले। ठीक है, बोरी मंगवा लें। इस वक्त ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, हमारी शुगर मिलों में 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है, जबकि हमारी तलब जो है वो 4 महीने तक के लिए 2 करोड़ बोरी है। और ये 60 लाख बोरी का जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें सेंचुरी तो क्रॉस कर ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मजीद कीमतें बढ़ने का खदशा है। अगर हुकूमत ने बर वक्त इसके ऊपर नोटिस लेते हुए चीनी की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी खत्म करते हुए इंपोर्ट ना खोली, ना बहाल की, तो फिर ये शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कीमतें आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। कीमतें आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया शेर बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी और चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। ओपन मार्केट में आटे की कीमतें कम ना हुई। इंसाफ हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में मजीद पिसका रह गया। चक्की मालिकान ने कहा महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, इंतजामिया क्यों आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही? बिल्कुल जी, चिन्योट के जो चक्की मालकान हैं उन्होंने आटे के नर्ख बढ़ाने का अंदिया दे दिया। वहीं दूसरी तरफ ओपन मार्केट से आटा जो है वो आटे की किल्लत जो है वो बरकरार है, जिससे जो शहरी हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ओपन मार्केट में मुबैना तौर पर आटे की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जो महंगे दामों शहरियों को खरीदना पड़ रहा है। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, बताइएगा आटा जो है वो महंगा खरीद रहे हैं, आटा की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या मुतालबा करें? आटा जनाब चक्की वालों ने 60 रुपए से 70 रुपए कर दिया। हम मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो इतना रेट बढ़ गया है कि हम ले नहीं सकते इसको। राय मेहरबानी करके थोड़ा सा इसकी कीमत को इजाफा करें। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है जो आज भी अपनी मजदूरी की तलाश में है। चूंकि मजदूरी जो है वो एक तरफ शहरियों को नहीं मिल रही, दूसरी जानिब जो खास तौर पर गरीब और दिहाड़ीदार तबका है वो बुरी तरह महंगाई की इस चक्की में जो है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ चक्की मालकान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस वक्त आप किस रेट पे आटा फरोख्त कर रहे हैं? आटा बेच रहे हैं 60 रुपए किलो, अब सोच रहे हैं 65 रुपए किलो करें। तो गंदम बहुत महंगी 2100 रुपए मन मिल रही है। पहले मिलती थी 1600 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए बेचते थे, अब 2400 रुपए मान बेच रहे हैं। अब कल से कह रहे हैं 65 रुपए किलो करें आटा। गंदम बहुत महंगी है, हम क्या करें, किधर जाएं? गाहक बहुत परेशान करता है हमें। बिल्कुल जी, चक्की मालकान का भी मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है, जहां पर उनका कहना है कि एक तरफ जो है वो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदम की भी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। चूंकि गंदम इस दफ़ा मार्केट में नहीं आई मुबैना तौर पर, उसकी भी ब्लैक में फ़रोख्त जो है वो जारी है, जिस वजह से उन्हें महंगी गंदम जो है वो मिल रही है। और वो किस तरह आटा जो है वो इस तरह सस्ता जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि कल जो है वो हर सूरत आटे के नर्ख जो है वो बढ़ाए जाएंगे, जिसके पेश नज़र जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो आम मजदूर लोग हैं, वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मालिकान भी परेशान और जो इंतजामिया के हवाले से अमल दरामद का अमल है वो भी नामुकम्मल है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है अमरूद, स्ट्रॉबेरी, फालसा समेत दीगर मौसमी फल खाएं, मगर खाने से पहले अच्छी तरह धो लें। ज्यादा स्प्रे वाले फलों को धोए बगैर खाने से कैंसर, हार्ट अटैक और दीगर बीमारियां हो सकती हैं। जबकि जवान उम्री में बाल भी सफेद हो सकते हैं। ज़रूरी साइंसदानों ने खबरदार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रहमान से जानेंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा इससे कैसे बचा जा सकता है? आज बिल्कुल फलों की दुकान पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर मेरी बात हुई है मुख्तलिफ डॉक्टर से, अयूब रिसर्च के, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे फल जिनको स्प्रे की जाती है ताकि उनको कीड़े से बचाया जा सके, ताकि जो यहाँ पर मुमकिन तौर पर कई नुकसान हो सकते हैं उनसे बचाया जा सके। अभी जो यहाँ पर फ्लाई का अटैक भी हो रहा है, उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से फल तकरीबन जहर आलूद हो जाते हैं। आम की बात की जाए, अंगूर की बात की जाए, अमरूद की बात की जाए, स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, ये तमाम वो फल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पर स्प्रे की ज़रूरत होती है ताकि इनको कीड़े से बचाया जा सके। जहाँ पर आम भी पड़े हुए हैं तो यहाँ पर इन पर तो बाकायदा तौर पर मसाला लगा के इनको पकाया जाता है। इसी तरह अमरूद को कीड़े से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर बीमारियों से तो बचाया जा सके, लेकिन इतनी ज़्यादा स्प्रे कर दी जाती है कि ये फल जहर आलूद बन जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर जो गुर्दे हैं, फिफड़े हैं, कैंसर का बायस बन सकता है। यहाँ पर कम उम्री में बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर अमरूद को स्प्रे की जाती है, आम को मसाला लगाया जाता है, तो क्या जो एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ज़रिए लोग बच सकते हैं? बेसिकली ये होता है कि इनको जो आम होता है इनको मसाले के बगैर तो ये तैयार नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं कि धो के खाएं, फ्रीज़ करके खाएं, ज़्यादा टेस्ट होता है। मसाला तो ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन मसाले के बगैर ये तैयार नहीं होता।
अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो अमरूद का फल है यहाँ पर मेरे सामने भी मौजूद है। तो यहाँ पर इसका बड़ा मसला है कि गर्मियों में जो अमरूद है उसमें जो कीड़े का हमला वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से इसको एक्सेसिव स्प्रे की जाती है, जो कि अल्टीमेटली नुकसान का बायस भी बन सकती है। इसलिए ये भी कहा जाता है इसको धो के खाएं। एक कस्टमर भी जो यहाँ पर आए मौजूद है। जी आप बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं? अभी कौन कौन सा फ्रूट लेने आए थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। जी हम यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स लेने के लिए आए हुए हैं। नो डाउट के जो जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह के भाई ने भी कहा है कि ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो एहतियाती तदाबीर ना अपनाएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लाक हो सकती हैं। लाइक यहाँ अगर देखें तो आप आम पड़े हैं, यहाँ पे जो हैं अमरूद भी पड़े हुए हैं और डोके भी हैं, लेकिन वो क्योंकि इस तरह की ठिली लगी हुई है कि किसी भी तरह से गर्द लूद की असरा से महफूज नहीं है। तो मैं मतलब ये सजेस्ट करूँगा जो लोग भी खाते हैं फ्रूट्स, आजकल तो वैसे भी रूटीन में अमरूद भी खाया जा रहा है और मैंगो भी खाए जा रहे हैं और दूसरे अनार वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं। तो मेरी जो सजेशन होगी तमाम लोगों के लिए कि वो जब भी यहाँ से फल लेकर जाए, नो डाउट के जो यहाँ का दुकानदार है वो ये कहता है कि इसको हम मसाला लगा देते हैं तो बाकी इसको ज़ाहिर सफाई की भी ज़रूरत है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ करके खाया जाए, फ्रीज़ करके खाया जाए, क्योंकि जितनी भी बीमारी है ना, अगर जब तक हम कोई भी सब्ज़ी या कोई फ्रूट हो तो उसको धोएं ना, अच्छी तरह वाश ना करें तो किसी भी तरह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। उसके बहुत बेशुमार जो है मुझे से असरात होते हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी पर असरात करते हैं। तो सब बेहतर है कि अगर धो के खाया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर ये बड़ी अहम बात है क्योंकि इसमें जो माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो ही जाके फ्रीज़ करना उससे पहले भी धो के फ्रीज़ करें, क्योंकि वरना जो स्प्रे के असरात आपकी फ्रिज में डीप फ्रीज़र में भी आ सकते हैं और वहाँ पर जो दीगर चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें भी जो मुज़र असरात है वो जा सकते हैं। इसलिए पहले जाते ही इसको धो के इस्तेमाल करें या फ्रीज़ करना जो भी करना है, लेकिन इसको धोना लाजमी कर दें। और ये हुकूमत पर भी फ़र्ज़ है कि यहाँ पर SOPs बनाए जाएँ कि एक हद से ज़्यादा स्प्रे ना की जाए जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जंग में लारी अड्डे के करीब वाक़ शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आदिवाल भी गंदे पानी की नजर, शहर भर का गंदा पानी शहर खमोशा में दाखिल, जबकि लारी अड्डा दाखिली और खारजी रास्ते भी पानी में डूब गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि जंग में लारी अड्डा के करीब वाक़ शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान गंदे पानी की नजर हो गया है। शहर भर का गंदा पानी शहर खमोशा में दाखिल हो गया है और लारी अड्डे के दाखिली और खारजी रास्ते भी पानी में डूब गए हैं। मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मुबशिर हसन नकवी। जी बिल्कुल, जंग में गलियां और मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हैं। वहाँ पर रहने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब शहर खमोशा भी अब गंदे पानी से नहीं बच सका है। जंग में लारी अड्डे के करीब सबसे बड़ा कब्रिस्तान आदिवाल मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त सीवरेज का गंदा पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। ये गंदा पानी यहाँ पर जो कब्रें हैं उनको मुस्मार भी कर सकता है। तहम जो दीवार के अतराफ में जो कब्रें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि ये कब्रिस्तान का रास्ता है और इसी कब्रिस्तान के बिल्कुल जो बाहर जो है वो गंदगी के ढेर लगे हैं और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीवरेज का पानी जो है वो उसने यहाँ से जगह बनाई और मुख्तलिफ मुकामात से ये सीवरेज का गंदा पानी जो है वो इस जगह से होता हुआ यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इसके सामने कब्रिस्तान की दीवार है, उस कब्रिस्तान की दीवार के ज़रिए जो है पानी कब्रों के तक पहुँच चुका है, जिससे कब्रें जो है वो मुतअद्दिद कब्रें जो है वो बैठ चुकी हैं। जबकि यहाँ पर रहने वाले अफराद हैं उनका ये कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए तो दीगर कब्रें भी मुस्मार हो सकती हैं। इस हवाले से यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं जो यहाँ पर फातह खानी के लिए आए थे। आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पर आए हैं, कब्रों में पानी दाखिल हो चुका है, क्या हालत है अंदर? बहुत अंदर हालात खराब हुए जी, इस वास्ते ना कि शहर का पानी जो सारा कब्रिस्तान वड़दा पे हैगा, इस वास्ते इन्हां दा शुक्रिया जो आ गया साडे कोल। मेहरबानी इन्हां दी भी साडा पानी बंद करा देन किस तरीके नाल, असीं बहुत परेशान हैगे हैं। गलियां सारियां डुब्बियां पईयां साडे पानी नाल, ना MNA आ रहा, कोई ना MP आ रहा, सिर्फ वोटां वास्ते सी, होर कोई शय वास्ते कोई नहीं आ रहा साडे कोल। बिल्कुल, शहरी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से नाला भी दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी इस सूरत हाल पर जो है वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब बिल्कुल जो है वो लारी अड्डे की ये मस्जिद है और इस मस्जिद की बैक साइड पर भी जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जमा है और ये गंदा पानी अभी जो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की दीवारों को भी ख़राब कर रहा है। इससे पूरे इलाके में मुबशिर आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग खालिक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिक डार साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। खालिक डार साहब, जंग का सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान आदिवाल गंदे पानी की नजर है, कौन जिम्मेदार है, कितना ही अफसोसनाक अमल है? सर इसमें इस तरह है कि बेसिकली मेरी तो अभी अपॉइंटमेंट इधर हुई है, कोई 1 वीक पहले नहीं, ईद से 2-4 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे ये बड़ा क्रोनिक इशू है और ये कम से कम पिछले कोई 40-50 साल से ये इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम है ये बहुत पुराना है और ये नकारा हो चुका है।
तो उसके लिए हम उसको कर रहे हैं, दिन रात बल्कि काम भी हम कर रहे होते हैं ताकि उसको मिनिमाइज कम से कम हम कर लें, क्योंकि काफी जगह पे सीवरेज के पाइप वगैरह जो वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं और उनमें ब्लॉकेज आ चुकी है। लेकिन हमने काफी जगह पे इसकी की है, लेकिन हमारे पास मशीनरी की और स्टाफ की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज है, तो हम लेकिन उसको साथ साथ टेक अप कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टिल काफी जगह पे ये इशू आ रहा है, लेकिन अब इसको हमने काफी हद तक कुछ जगहों पे कवर भी की है, लेकिन कुछ जगह पे स्टिल जो है इसका इशू है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं। आज भी हमने कुछ मशीनरी वगैरह के हवाले से मीटिंग की है ताकि हम इसको एड्रेस कर लें। अभी तक आपने किया क्या क्या है? जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी आपकी अपॉइंटमेंट तो अभी नहीं है, यहाँ पर आप आए, इशू तो आपके नॉलेज में है, तो मशीनरी आपको किसने प्रोवाइड करनी है? किसी से बात हुई कि मशीनरी आपको सारे वसाइल आपके पास आए? जी, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को मतलब लेटर 2-3 लिखे हैं कि हमें फंड्स दिए जाए, क्योंकि फंड्स का इशू है, फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ज़ाहिर है जब फंड की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही होती। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है ना इसके लिए कोई एडिशनल फंड्स वगैरह दिए जाए ताकि हम मशीनरी वगैरह भी खरीद सकें और इसको जरा बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है, खालिक दाद चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन झंग कह रहे हैं कि इस हवाले से उन्होंने हुकूमत को खत लिखा है कि उनको फंड्स दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर फंड्स और वसाइल के बगैर काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे, मुहर्रम उल हराम से मुतालिक अभी आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले 58 शोला बयान उलमा और जाकिरीन का फैसलाबाद में दाखिले को बंद कर दिया गया। दीगर इजलास से ताल्लुक रखने वाले 58 उलमा कराम कब तक फैसलाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, ये भी बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। एक बार फिर आपको अपडेट करें कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से प्लान किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात रमज़ान मिर्ज़ा से जानेंगे। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बल के मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक़ रखने वाले 58 उलमा जो कि शोला बयानी की बायस जो है उनका फैसलाबाद में दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों में होने वाली DIC मीटिंग में इन 58 उलमा के नाम के ऊपर जो है वो बहस मुबासा हुआ, जिनके बाद पुलिस की जानिब से इंतज़ामिया को इन तमाम उलमा की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मिली, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन उलमा के फैसलाबाद में दाखिले के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। इसमें ना सिर्फ सुन्नी उलमा हैं, बरेलवी उलमा हैं, अहले हदीस उलमा हैं और इसके साथ साथ अहले तशी ज़ाकिरीन भी शामिल हैं। और इस हवाले से मुकम्मल फहरिस्त जारी करते हुए अमन कमेटी के जो अरकान हैं उनसे भी गुजारिश की गई है कि इनके दाखिले को जो है फैसलाबाद में रोका जाए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको बरकरार रखे, क्योंकि मुहर्रम की आमद है और इन दिनों में शोला बयानी के बायस कई एक ऐसे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं जिस वजह से बैनुल मसालिक जो हम आहंगी है उसके मुतासिर होने का अंदेशा रहता है। ताहम इंतज़ामिया और दीगर इदारे। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लेबर ऑफिस जंग के बाहर भट्टा मजदूरों का एहतजाजी मुजाहरा। भट्टा मजदूरों ने लेबर ऑफिस में एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप लगा दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं मजदूरों के? जी, भट्टा मजदूर यूनियन की जानिब से लेबर ऑफिस में भट्टों पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। जितने भी यहाँ पर भट्टा मजदूर मौजूद हैं उनका कहना है कि जितने भी भट्टा मालकान हैं वो जबरी मुशक्कत करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से नर्ख मुकर्रर किए गए थे वो भी अदा नहीं किए जा रहे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ भट्टा मजदूर मौजूद हैं। भाई बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से? जी, आज जो भूख हड़ताली कैंप लगाया इसको दूसरा रोज़ है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की नाअहली के ख़िलाफ़ हमने ये कैंप लगाया हुआ है। ज़िला भर में जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बांडर लेबर एक्ट 1992, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016, शिक नंबर 3 और उसके अलावा मज़ीद जो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनको हवा में अड़ाया जा रहा है। यहाँ पे 13/7/2020 को 5 ख़ानदान की एप्लीकेशन आई कि जनाब हमारा भट्टा मालिक हमसे जबरी मुशक्कत करवा रहा है कम उजरत देकर, और लेबर डिपार्टमेंट ने आज तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया। जबकि कानून ये कहता है कि कोई भी मजदूर जो है, भट्टा मजदूर जो है स्पेशली, वो आज़ाद है, अपनी मर्जी का मालिक है, जब चाहे जहाँ चाहे वो काम कर सकता है। भट्टा मालकान ने AD लेबर के सामने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये हमारी रकम पेशगी वापस कर दें और ये अपने बीवी बच्चे और सामान उठा के ले जाएं।
डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने 27/7 को जो इजलास हुआ वहाँ पे भी यही बात हुई। उन्होंने कहा कि पैसे दे दें और अपने बच्चे ले जाएं। हमारा ये मुतालबा है कि एक तो भट्टा मालिक के खिलाफ बांड लेबर एक्ट 1992 शिक नंबर 11/12 के तहत FIR दी जाए और जो 5 भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। शिकायत एहतजाज मगर सुनवाई कौन करे। अहमदपुर सियाल में भी भट्टा मजदूर पूरी उजरत से महरूम है। इसी पर अम्मार यासिर से बात करेंगे। जी अम्मार, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में महकमा लेबर डिपार्टमेंट की मुबैना खामोशी के बाद जो है भट्टा मज़दूर जो है अपनी पूरी उजरत आज तक भी वसूल नहीं कर पाए। पुल गागन पर मौजूद हूँ। यहाँ के जो भट्टा मज़दूर हैं वो सराप एहतजाज भी हैं और उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है महकमा लेबर डिपार्टमेंट को आगाह किया है कि भट्टा मालिक की जानिब से उन्हें जो है मुकर्रर करदा मज़दूरी फराम नहीं की जा रही, जिसके बाद जो उनका गुजर बसर करना जो खासा मुश्किल है। लेकिन ना लेबर डिपार्टमेंट इस जानिब कोई तवज्जो दे रहा, ना ही आला हुकाम इस जानिब कुछ तवज्जो दे रहे हैं, जिसके बाद अब जो है भट्टा मालिक की जानिब से भी इन्हें मुबैना जो है धमकियाँ दी जा रही। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं क्या धमकियाँ दे रहा भट्टा मालिक और इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट को आपने आगाह किया तो क्या नोटिस लिया गया या नहीं लिया गया इस हवाले से? सर, मैं भट्टे पर काम करता हूँ। भट्टा मालिक पूरी उजरत नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। भट्टा माल पहले भी मीडिया और लेबर डिपार्टमेंट को आगाह करने के बावजूद लेबर डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। भट्टा मालिक फिर हमें धमकियां देने पर उतर आया है। लिहाजा हमारी लेबर डिपार्टमेंट से और DCO जंग से गुजारिश है कि भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें पूरी उजरत मिली जाए। तो यहाँ के मज़दूरों का कहना है कि कबल भी जो है इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है, लेबर डिपार्टमेंट को भी जो है आगाह किया, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट जो है मुबैना तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए, जिसके बाद जो है भट्टा मालिक की जानिब से। हमारा आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेगी खबर यह कि फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी पुरानी गाड़ियां कबाड़ बनने लगी। 2 साल गुजरने के बावजूद फेस्को की जानिब से गाड़ियों की नीलामी ना की जा सकी। सरकारी गाड़ियों की बढ़ती हुई खस्ता हाली पर फेस्को हुकाम ने चुप साध रखी है। मजीद तफसीलात अवैस अली से जानेंगे। अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी खस्ता हाल गाड़ियाँ महकमा फेस्को की नाहली की दास्तान बयान करती हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद फेस्को की जानिब से ना तो इन गाड़ियों की नीलामी की जा सकी है और ना ही इन गाड़ियों की जो रिपेयरिंग का अमल है वो किया जा सका है। गाड़ियों की जो खस्ता हाली है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो गायब होना शुरू हो चुके हैं। गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो खटारा बन चुकी है, मगर इसके बावजूद महकमा फेस्को ने जो है वो आंखें मूंद रखी हैं। लाखों रुपए मालियत की इन गाड़ियों के मामला को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। फेस्को ऑपरेशन स्टाफ के पास पहले ही गाड़ियों का शॉर्टेज है। ऑपरेशन स्टाफ को सार्फिन की मुश्किलात को हल करने के लिए जो है अब वो घंटों लग जाते हैं। स्पॉट पर पहुंचने के लिए जो है अब वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से इन गाड़ियों को ना तो फ़रोख्त करके नई गाड़ियाँ ऑपरेशन स्टाफ को फराहम की जा रही हैं और ना ही जो है वो इनकी रिपेयरिंग का अमल किया जा रहा है। फेस्को हुकाम की सुस्ती के पेश नज़र इन गाड़ियों की जो खस्ता हाली है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इनके जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूदा हो चुके हैं। सीटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। गाड़ियाँ खटारा बन चुकी हैं, मगर इसके बावजूद महकमा फेस्को ने जो है वो आंखें मूंद रखी हैं। जी वैस अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के अफसरान की जानिब से दौराने असेसमेंट जायदादों की मालियत कम जाहिर करके प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने लगा। खुर्लेवाला में वाक़ कमर्शियल जायदाद के प्रॉपर्टी टैक्स में महकमे को 2 करोड़ रुपए खसारा पहुंचाने का मामला एक्साइज एंड टैक्सेशन की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ गया। उमैर अजमत से बात करेंगे। उमैर, ये क्या मामला है? जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में प्रॉपर्टी अफसरान और जायदादों के मालिकान की मिली भगत से जायदादों की कीमत कम जाहिर करके और उनकी असेसमेंट में हेर फेर करके प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट में यह मामला सामने आया है कि 2012 से लेकर 2015 के दौरान खुड़ियावाला सेक्टर में करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को चूना लगाया गया। इस हवाले से एक प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद बनती थी और उस पर 50 लाख रुपए
जो सालाना प्रॉपर्टी टैक्स बनता था मगर उसमें हेर फेर की गई और सालाना जो है वो 45 लाख रुपए तक का चूना लगाया गया, जबकि माली साल 2014-15 में प्रॉपर्टी टैक्स के शेड्यूल रिवाइज कर दिए गए तो ये नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ गया। इस तरह ये 2 जायदादें थी जिनमें मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए का महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें जो मुतलका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है उसकी जानिब से प्रॉपर्टी के मालिकान के साथ हेर फेर की गई, प्रॉपर्टी की असेसमेंट में जो हकायक थे उनको मसख किया गया और हकीकत से जो कम वैल्यू जो थी वो कागजात में जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ताहम जब मामला सामने आया है तो इस हवाले से न सिर्फ डीजी एक्साइज की सतह पर बल्कि मुकामी सतह पर भी एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई और अब उस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मजमूई तौर पर इन 2 प्रॉपर्टीज के केसेस में कौमी खजाने को 2 करोड़ रुपए का टैक्स की मद कौमी खजाने को 2 करोड़ रुपए का नुकसान। दौरान की डीसी से मुलाकात हुई, सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस पेंडेमिक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन नाफिजुल अमल था, जिसमें हफ्ते में 2 रोज़ हफ्ता और इतवार मार्केटों को बंद रखने की हिदायत दी गई थी। इसके साथ साथ औकात कार तय पाए थे जिसमें 7 बजे के बाद तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ को बंद करने की हिदायत दी गई थी। ताहम अब ये देखने में आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये फैसला आया है कि तमाम जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बंद रहेंगे, जबकि बाकी तमाम दिन जो है उन्हें कारोबार करने की इजाज़त होगी। और यकीनन इस फैसले के बाद जो ताजर बरादरी है उसको सुख का सांस है। मेरे साथ इस वक्त सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फखरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आपने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी की है, आप क्या समझते हैं, क्या आइंदा लायामल बनाया जाएगा और हुकूमत के फैसले के बाद आपको यकीनन सुख का सांस आया होगा कि मार्केटें खोल दी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मूज़ी मर्ज़ से हमें छुटकारा मिला, और दूसरे नंबर पे ये कहूँगा कि खुदा करके कुफर टूटा कि गवर्नमेंट ने भी कुछ होश के नाखुन लिए। और इसके साथ साथ मैं तमाम पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी जिन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया, अपना एहतजाज किया अपना और अपने तमाम मुफीद तजावीज़ दी और गवर्नमेंट ने इस पर अमल दरामद किया। देर सही दुरुस्त सही, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। हमने हर तरह से गवर्नमेंट का साथ दिया और हमेशा आइंदा भी साथ देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी होश के नाखुन ले और ताजिर बिरादरी को देखे कि जो उनके साथ ताउन करते हैं उनके साथ गवर्नमेंट भी ताउन करे, रियलिटी पे फैसले करें, ना कि सुनी सुनाई खबरों पे जो गैर मुल्की खबरें आई उस पर फैसला किया और अपनी रिसर्च सेंटर बनाए ताकि खुद से भी अपने भी पाँव पे खड़े हो सकें, ना कि जो बात सुनी और ला के ताजरों पे थोप दें और ताजरों के जो मसाइल इससे मजीद बढ़े हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है। तो हम इसमें ये बात ज़ेर गौर है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि SOPs को जो है वो मद्देनजर फिर भी रखना है। बेशक लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को हमने फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे अगर फर्नीचर मार्केट की बात की जाए? जी बिल्कुल, फर्नीचर मार्केट में इसका मुकम्मल हम SOPs का ख्याल रखेंगे और पहले भी किया हमने और आइंदा भी इसके मुताबिक काम करते रहेंगे। और तमाम अपने अहदेदारान को, अपने दुकानदारों को मैं ये भी हिदायत भी करता हूँ और कहता भी हूँ कि तमाम SOPs को फॉलो करें। अभी इससे कोरोना वायरस से मूजी मर्ज़ से में मुकम्मल तौर पर निजात नहीं मिली है, जब होगी इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको सी ऑफ करेंगे। शुक्रिया। यहाँ पर फर्नीचर एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि यकीनन ये अच्छा फैसला है कि तमाम ताजर बरादरी है उसे इस फैसले से रिलीफ मिला है और यकीनन दुकानें खोली जाएंगी और हफ्ते में 1 रोज सिर्फ कारोबारी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बाद आपको बताएं कि कोरोना के बाद सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर हुई है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में अब तक गुज़िश्ता साल की इनरोलमेंट के मुताबिक 1,34,774 बच्चे अगले क्लासेस में दाखिल न हो सके। जुलाई में स्कूल सरबराहान को बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लासेस में दाखिल करने का टास्क दिया गया था। ताहाल स्कूल्स में दाखिला टारगेट पिछले साल के बराबर ना पहुंच सका। गुज़श्ता साल तक सरकारी स्कूल्स में 8,54,544 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। जहांगीर अशरफ से मजीद बात करेंगे। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तालीमी अदारे बंद होने के बायस स्कूल्स में ड्रॉप आउट की शरह जो है उसमें इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि अभी तक जुलाई में जो एनरोलमेंट मुहिम शुरू की गई थी उसमें खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हो सके। सरकारी स्कूल्स में बच्चों का जो दाखिला है वो गुज़श्ता साल की निस्बत काफ़ी
कम देखने में आ रहा है और जो दाखिला मुहिम है वो इफेक्टिवली नहीं चल पा रही, क्योंकि सिर्फ 2 दिन दाखिले की इजाज़त है। गुज़श्ता साल के एनरोलमेंट के मुताबिक इस वक्त फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में 1,34,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि अगली क्लासेस में दाखिला नहीं ले सके हैं। गुज़श्ता साल के एनरोलमेंट के मुताबिक फैसलाबाद के 2209 स्कूल्स में 8,54,000 बच्चे ज़ेर तालीम थे, लेकिन इस वक्त जो डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद है जो कि बच्चे अगली क्लासेस में दाखिल हो चुके हैं, जिन्होंने एनरोलमेंट अपनी करवा ली है सरकारी स्कूल में, उनकी तादाद महज 7,19,000 है, जो कि गुज़श्ता साल पहले से स्कूल में दाखिल बच्चों से 1,34,000 कम है। इस हवाले से महकमा तालीम मुकाम कहते हैं कि अभी तक दाखिला मुहिम जो है जारी है, लेकिन उसके साथ ही स्कूल सरबराहान से डाटा भी मांग लिया गया है कि किस स्कूल में कितने बच्चे गुज़श्ता साल उनकी तादाद थी और इस वक्त वहां पर कितने बच्चे एनरोल हो चुके हैं। क्योंकि शुक्रिया आपका। अब क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की बात करेंगे। पीर महल में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। रिजवान खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पीर महल में तहसील कम्प्लेक्स में लगाए गए हज़ारों पौधे मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर मुरझा चुके और तक तहसील कम्प्लेक्स पीर महल झाड़ियों का मंजर पेश कर रहा है। म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की जानब से तहसील कम्प्लेक्स पीर महल में हज़ारों पौधे लगाए गए, लेकिन उनकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से वो झाड़ियों का मंजर जहाँ पर पेश करने लगे। तो वहीं पर जो है क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है दम तोड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से तमाम तर पौधे जो है वो सूख चुके हैं और शहरी ये खासे परेशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। आने वाले साइलिन का कहना है कि पहले यहाँ पर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जब पौधे लगाए गए तो उनकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से तमाम तर पौधे जो है मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं। जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जो है बड़ी गफलत यहाँ पर देखने के सामने में आई है कि हज़ारों पौधे लगाए गए और जो है फ़ोटो सेशन भी बढ़ चढ़ कर करवाया गया, लेकिन किसी किस्म के जो है उसकी उनकी मुनासिब देखभाल के लिए इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं। साइलिन और शहरी खासे यहाँ पर नाला दिखाई देते हैं तहसील इंतजामिया के साथ, के जहाँ पर हज़ारों पौधे लगाए गए उनकी मुनासिब देखभाल। रिजवान खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शोरकोट जश्न आज़ादी की आमद है। शोरकोट के मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में सब्ज हलाली परचम के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर खरीदारी करती नजर आ रही है। इसी पर बात करेंगे शहजाद अली से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और शोरकोट के जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पे सब्ज़ हलाली परचम के जो हैं स्टॉल हैं वो भी सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स पे मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने में मौजूद है, जिसमें जो बैजिस हैं, झंडे हैं, झंडियाँ हैं, इसके साथ साथ कैप और जो दीगर अशियाँ हैं वो भी ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते जी, ये बताइएगा क्या ख़रीद रहे हैं, किस अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं? जी, जश्न आज़ादी चूँकि साल बाद आता है और बच्चों की डिमांडें होती हैं कि इसको हमने भरपूर तरीके से मनाना होता है, तो ये आज मैं इसी सिलसिले में शॉपिंग के लिए आया था कि सामान वगैरह ख़रीदें बच्चों के, जैसे कि मास्क भी आए हुए हैं जश्न आज़ादी वाले, और बाकी जैसे झंडियाँ हैं मोटरसाइकिल पे लगाने वाली, साइकिल पे लगाने वाली, तो ये सारी बच्चों की डिमांड है कि ये चीज़ें हमें ला के दें। तो इसी सिलसिले में मैं सामान ख़रीदने आया हूँ। बैजेस हैं, बैज लगाते हैं बच्चे, कैप्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेने आए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए लेने आए हैं, बच्चे ज़्यादा जोश जज्बे के साथ खरीदते हैं। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि मार्केट में जो मास्क हैं वो भी जो झंडे हैं वो उसके ऊपर प्रिंट किए हुए हैं वो भी बिक रहे हैं। तो जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये वो ख़रीदने के लिए आए हैं। जी, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए आए, आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। 4 कम उम्र बहन भाई जिनकी उम्रें बिलतरतीब 4, 5, 6 और 7 साल हैं, वालिदैन सड़क पर छोड़कर चले गए हैं। जी बिल्कुल, एक ही छत है, 40 बच्चे, 40 कहानियां। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बने मेहमान 4 कम उम्र बहन भाई जिनकी उम्रें बिलतरतीब 4, 5, 6 और 7 साल हैं, वालिदैन सड़क पर छोड़ के चले गए। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि शहरी की 3 भाइयों को मोदीना टाउन पुलिस की जानिब से घर में घुसकर गिरफ्तार करने का मामला। शहरी ने अपने 3 भाइयों को बाजियाब करवाने के लिए अदालत से रजू किया। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर ने पुलिस से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने गिरफ्तारियां तीनों भाइयों के खिलाफ इश्तिहारियों को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। मजीद तफसीलात राना जाहिर नज़ीर से जानेंगे। राना जाहिर नज़ीर, बताइएगा ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के रहायशी अली हैदर की जानिब से एक पटिशन दायर की गई है, जिस पर सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से समाअत की गई है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 491 के तहत ये पटिशन जो है वो दायर की गई थी, जिस पर टोबा टेक सिंह के रहायशी की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उसके जो रात गए जो है वो पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा टोबा टेक सिंह में, और उनके 3 भाई जिनमें अबू बकर, जैन और तलहा शामिल हैं, उनको जोदकोब करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए, जिस पर जुई करने पर पता चला कि थाना सिविल लाइन पुलिस फैसलाबाद की जानिब से इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अदालत जो है वो इनको बरामद करने के हवाले से इकदाम करे और पुलिस को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करने के हुक्म सादर फरमाए, जिस पर सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से सिविल लाइन पुलिस से इस वाक़े की जो है मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जो है तलब की, जिस पर सिविल लाइन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इश्तिहारी मुलज़म को जो है वो गिरफ्तार करने के हवाले से जो है उनकी जानिब से छापा मारा गया था, लेकिन वहाँ पर इश्तिहारी मुलज़म को पनाह देने के इल्ज़ाम में इन तीनों भाइयों को जो है गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया बल्कि इनके खिलाफ PPC 216 PPC के तहत जो इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी जो है वो किया गया है, जिस पर अदालत की जानिब से पुलिस का मौक़िफ़ को सामने रखते हुए पटिशन जो है वो खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया राना ज़ाहिर नज़ीर अपडेट करने के लिए। चिन्योट के इकलौते लारी अड्डे की हालत ताहाल न बदल सकी। लारी अड्डे में जारी पब्लिक टॉयलेट्स का मंसूबा कई माह बाद भी फाल नहीं हो सका, जबकि मुसाफिरों में ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। अब्दुल कदीर अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया चनियोट शहर के इकलौते लारी अड्डे की हालतजार को नहीं बदल सकी और देखा जा रहा है कि 1 साल कबल जो है वो यहाँ पर मुसाफिर खाने की तामीर के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाने थे, जिनका मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइवर्स और मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। इस बात से कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भजन बताइएगा, यहाँ पर कोई सहूलियात फराम नहीं की गई, सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम है, वाशरूम जो है वो नहीं बनाए जा सके, मुसाफिर खाने की तामीर नहीं हो सकी, क्या परेशानी? गंद पड़ा हुआ है, इधर 7 ढेर लगे हुए हैं, ये सफाई का निज़ाम बनाना चाहिए इनको। कोई इधर मुसाफिर को बैठने की जगह नहीं है, बिल्कुल निज़ाम ख़राब है, इधर कोई चीज़ नहीं है जो इंसान की सहूलियात हो। औरतें आती हैं पेशाब करने के लिए, उनको नई जगह मिलती है, वो परेशान होते हैं लोग। यहाँ पानी बारिश आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, सब इधर परेशान है और कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, बारिशों के सीज़न में देखा जाता है कि यहाँ पर लारी अड्डे का जो अहाता है वो गंदे पानी में डूब जाता है। इसके साथ साथ पब्लिक टॉयलेट न होने के बायस मर्दों ख़वातीन को शदीद दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ यहाँ गफलत और अदम तवज्जो की वजह से भवाना ता अमीनपुर बंगला बाईपास रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फ़खर दीवान से। फ़खर दीवान, आगाह कीजिएगा। जिले इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से भवाना तामीनपुर बंगला बाईपास रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह पर गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं, रोड नावार हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात है और अक्सर ट्रैफिक जो है वो तातुल का शिकार रहती है। मेरे साथ मौजूद है साबिक काउंसलर भवाना मार मोहम्मद निवास जप्पा, मजीद इनसे बात करते हैं। आज तो 3 साल पहले बाईपास भवाना मुकम्मल होया। ठेकेदारां दी और ओवरसीयर महकमे दी मिली बकत नाल उन्हां नूं ठेकेदारां नूं पेमेंट अदा कीती गई, कि इसने भी नाकिस मटीरियल और जगह जगह ते खड्डे पै रहे हैं। इसकी डेंट भी इस रोड ते लाजमन होंदे ने जनाब, बंदे मर रहे हैं। लेकिन वजीरे आला पंजाब नूं असी अपील करते हैं कि दोबारा इसकी मुरम्मत भी कराई जाए और महकमाना कार्रवाई उन्हां ज़ालमा लोगों के खिलाफ कराई जाए कि इन्हां इस बाईपास की करप्शन की है जनाब। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा तेज हो गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रजाना में कैमरे लगाकर गाड़ियों की स्पीड को चेक किया जा रहा है और सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अब जो है ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा तेज हो चुका है। आज जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पीड कैमरा लगाकर गाड़ियों की स्पीड चेक की जा रही है और अगर कोई स्पीड ज़्यादा है जिसकी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आज जो है बड़ा जो यहाँ पे बात की जाए ट्रैफिक पुलिस के DSP नेमार सईद सियाल, उसके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद, उनकी जानिब से गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और जो ओवर स्पीड गाड़ी है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ DSP ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उनसे बात भी करें। सही साहब, किस तरह देखते हैं कि आज बाकायदा तौर पर आप तो पूरे लाओ लश्कर के साथ आए हुए हैं कार्रवाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह की डायरेक्शन पर एक हफ्तेवारी मुहिम का हमने आगाज़ किया है और इस मुहिम में वो सारे फैक्टर्स शामिल हैं जो एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं।
जैसे अपडेट ओवरलोडिंग देने के लिए आपका शुक्रिया शाहिद। फिल वक्त इतना ही।